अरे बच्चों, जैक द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। उसी के आंसर की को हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने 41 से लेकर 52 तक के प्रश्नों को देख लिया। और इस थर्ड पार्ट और अंतिम वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को देख लेंगे। इंग्लिश इलेक्टिव के लिए बहुत डिमांड आ रहा था कि इंग्लिश इलेक्टिव का जल्दी से आंसर बता दीजिए, तो बस आपके डिमांड को मैंने पूरा कर दिया। आप चैनल पर पहली बार होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम 31 से 38। मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और 31 से 38 से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको ये गद्यांश कह रहा है कि सियोक्स की तरह मूल अमेरिकी शिकारियों ने गर्मियों और शरद ऋतु को ग्रेट प्लेन्स के विस्तृत रोलिंग घास के मैदानों में घूमते हुए भैंसों के झुंड का पीछा करते हुए बिताया, जिन्हें उन्होंने मांस और त्वचा के लिए मार डाला। सर्दियों के दौरान उन्होंने आश्रय घाटियों या जंगलों में डेरा डाला। यूरोपीय लोगों के अमेरिका में बसने से पहले अपने साथ घोड़ों को लाते हुए ग्रेट प्लेन शिकारी पैदल ही विशाल दूरी तय करते थे। मूल अमेरिकी किसानों ने सेम, मक्का और स्क्वैश मतलब कद्दू उगाए, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ फसलें थी। वे किसान जो उत्तर पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में रहते थे, उन्होंने अपने परिवार के इतिहास को रिकॉर्ड करने और उन शक्तिशाली आत्माओं के बारे में प्राचीन किंवदंतियों को फिर से बताने के लिए ऊंचे टोटेम डंडे केरे, जो वे मानते थे कि वे सभी चट्टानों, पहाड़ों, जंगलों, जानवरों और पेड़ों में रहते थे। इन टोटेम पोलों को उत्तर पश्चिमी अमेरिका, वर्तमान कनाडा में कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इस टोटमे ध्रुवों पर जादुई प्राणियों को उकेरा। यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि किसी को भी इन आत्माओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह केवल सूचना और समान ज्ञान के लिए दिया जाता है। तो ये गद्यांश था। अब 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्दियों के दौरान मूल अमेरिकी को आश्रय कहाँ मिला, तो इसी से आपको खोज खोज के आंसर देना था। तो मैंने खोज के आंसर दे दिया है कि सर्दियों के दौरान वे आश्रय घाटियों या जंगलों में डेरा डालते थे। दूसरा क्वेश्चन है 32 नंबर, उनके द्वारा उगाई जाने वाली आवश्यक खाद्य फसलें कौन कौन सी थी। तो आंसर है उनके द्वारा उगाई जाने वाली आवश्यक खाद्य फसलें बीन्स, मक्का और स्क्वैश, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, वहाँ आवश्यक खाद्य फसलें थी। 33 नंबर है टोटेम पोल कहाँ और किसके द्वारा बनाए गए थे। तो टोटेम पोल उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान कनाडा में कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। 34 नंबर है मूल अमेरिकी शिकारी अपनी गर्मियों को कैसे बिताएंगे। तो मूल अमेरिकी शिकारियों ने गर्मियों और शरद ऋतु को ग्रेट प्लेन्स के विस्तृत घास के मैदानों में घूमते हुए बिताए, भैंसों के झुंडों का पीछा किया, जिसे उन्होंने मांस और त्वचा के लिए मार डाला। 35 है दृढ़ता से क्या सलाह दी जाती है। तो आंसर है इसका पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में रहने वाले किसानों ने अपने परिवारों के इतिहास को रिकॉर्ड करने और शक्तिशाली आत्माओं के बारे में प्राचीन किंवदंतियों को फिर से बताने के लिए लंबे टोटेम डंडे बनाए, जिसके बारे में उनका मानना था कि वे सभी चट्टानों, पहाड़ों में रहा करते हैं, जंगली जानवरों और पेड़ों में रहते हैं। यह सख्त सलाह दी जाती है कि किसी को भी इन आत्माओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह केवल जानकारी और समान ज्ञान के लिए दिया जाता है। 36 नंबर है ग्रेट प्लेन शिकारी कैसे यात्रा करते थे। तो ये जो ग्रेट प्लेन शिकारियों ने पैदल लंबी दूरी तय की थी, मतलब पैदल यात्रा करते थे। 37 नंबर है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताएं। एक शब्द के उत्तर या छोटे वाक्यांश स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ है आवश्यक और सलाह दी गई, तो इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे। आवश्यक को आवश्यक, महत्वपूर्ण, मौलिक लिख सकते हैं। सलाह को अनुशंसित, सुझाव या परामर्श लिख सकते हैं।
38 है। पिछले सप्ताह आपने रिम्स रांची द्वारा रक्तदान का महत्व विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया था। स्कूल पत्रिका में प्रकाशन के लिए संगोष्ठी की एक रिपोर्ट लिखिए, दीपा या दीपक के रूप में साइन करें। तो यहाँ टाइटल देख दिए हैं, सेमिनार हमारा शीर्षक है संगोष्ठी रिपोर्ट रक्तदान का महत्व। दिनांक दे देंगे 9/1/2024। इसमें लिखा हुआ है, पिछले हफ्ते मुझे रिम्स मतलब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची द्वारा आयोजित रक्तदान का महत्व पर एक अत्यंत जानकारीपूर्ण संगोष्ठी में भाग लेने का सौभाग्य मिला। इस आयोजन का उद्देश्य जीवन को बचाने और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्वैच्छिक रक्तदान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना था। संगोष्ठी की शुरुआत प्रसिद्ध हेमेटोलॉजी और कार्यक्रम के प्रमुख आयोजकों में से एक डॉक्टर दीपक कुमार के उद्घाटन भाषण के साथ हुई। डॉक्टर दीपक कुमार ने चिकित्सा उपचार, सर्जरी और आपात स्थिति के लिए एक स्थिर और पर्याप्त रक्त आपूर्ति बनाए रखने में नियमित रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टरों, चिकित्सकों और रक्त बैंकों के प्रतिनिधियों सहित कई प्रतिष्ठान वक्ताओं ने रक्तदान की प्रक्रिया, रोगियों पर इसके प्रभाव और दाताओं की निरंतर आवश्यकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की। वक्ताओं ने इस तथ्य पर जोर दिया कि दान किए गए रक्त की एक इकाई कई लोगों की जान बचा सकती है, जिससे यह दूरगामी लाभ के साथ एक निस्वार्थ कार्य बन जाता है। इसके अलावा संगोष्ठी ने रक्तदान के बारे में आम मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने पर प्रकाश डाला, जिससे दर्शकों को किसी भी आशंका को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इंटरेस्टिंग सत्रों ने उपस्थित लोगों को अपने प्रश्नों और चिंताओं को सीधे विशेषज्ञों को संबोधित करने की अनुमति दी, जिससे दान प्रक्रिया को बेहतर समझ को बढ़ावा मिले। चिकित्सा परिप्रेक्ष्यों के अलावा संगोष्ठी ने रक्तदान के सामाजिक और सामुदायिक पहलुओं को भी संबोधित किया। वक्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान होने के साथ आने वाली जिम्मेदारी और सामूहिक सेवा की भावना को रेखांकित किया। रक्तदान करके व्यक्ति अपने साथी नागरिक के कल्याण में योगदान करते हैं और बड़े स्वास्थ्य सेवा समर्थन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। संगोष्ठी का समापन करवाए के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने इस नेक कार्य के लिए नियमित रक्तदाता और राजदूत बनने का आग्रह किया गया। रिम्स रांची ने आगामी रक्तदान अभियान और इच्छुक व्यक्तियों को शामिल होने के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस संगोष्ठी में भाग लेना न केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि समाज की बेहतरी की दिशा में योगदान करने के लिए जिम्मेदारी और प्रेरणा की भावना भी पैदा की, जैसा कि हम घटना से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर प्रतिबिंबित करते हैं। आइए याद रखें कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य, जैसा कि रक्तदान करना, किसी के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर लाने की शक्ति रखता है। भवदीय दीपा या दीपक, कक्षा 12, रोल नंबर 50। अब आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, देश के कई हिस्सों में लड़कियों को अभी भी स्कूल जाने से हतोत्साहित किया जाता है। नतीजा, जन आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना पर एक रचना लिखिए, मतलब एक निबंध आपको लिखना है। तो यहाँ टाइटल में लिख दिए हैं, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की आधारशिला है। दुर्भाग्य से देश के कई हिस्सों में एक हतोत्साहित प्रवृत्ति बनी हुई है कि लड़कियों की शिक्षा को बाधित करती है। इस असमानता के परिणाम स्वरूप गहरे हैं, जिससे आबादी का एक महत्वपूर्ण वर्ग शिक्षा के परिवर्तनकारी लाभों से वंचित हो जाता है। यह जरूरी है कि समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के लिए ठोस प्रयास किया जाए। लड़कियों के स्कूलों में जाने से हतोत्साहित होने के प्रमुख कारणों में से एक है पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों से में गहराई से निहित है। लिंग भूमिकाओं के आसपास के रूढ़ियों अक्सर इस धारणा को जन्म देती है कि लड़कियों को अकादमिक गतिविधियों पर घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव, जागरूकता अभियान और नीतिगत हस्तक्षेप शामिल होते हैं।
शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि गरीबी के चक्र को तोड़ने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लड़कियों की शिक्षा में निवेश करके हम न केवल व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बना रहे हैं बल्कि पूरे समुदाय का उत्थान भी कर रहे हैं। शिक्षित महिलाएं कार्यबल को महत्वपूर्ण योगदान देती है जिससे आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त वे स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन और बच्चे के पालन पोषण के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिक संभावना रखते हैं जिससे स्वास्थ्य और अधिक समृद्ध समाज बनते हैं। इसके अलावा शिक्षित लड़कियां जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करके सूचित विकल्प बनाने और नागरिक के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बेहतरीन सुसज्जित है। वे अपने समुदाय के भीतर सकारात्मक परिवर्तनों के एजेंट बन जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, लिंग समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों की वकालत करते हैं। लड़कियों की शिक्षा का सामाजिक मानदंडों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म किया जाता है और एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षित लड़कियां जीवन की चुनौतियों की बढ़ावा दिया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राणीगत और सांस्कृतिक बाधाओं दोनों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। सरकारों और शैक्षणिक संस्थाओं को एक नीति को लागू करना चाहिए जो कि छात्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के मामले में लड़कियों के लिए समान अवसर प्रदान करे। इसके अतिरिक्त समुदाय के नेता और प्रभावशाली लोग मानसिकता को बदलने और लड़कियों को शिक्षित करने के मूल्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट में है, अंत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं, यह भविष्य में एक निवेश है। बाधाओं को दूर करने और लड़कियों की शिक्षा को महत्व देने को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देकर हमें एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध समाज बना सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलता है। अब कार्रवाई करने का समय है क्योंकि लड़कियों की शिक्षा सिर्फ एक लड़की का मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। इस उपलब्धि पर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हुए रचना लिखें। तो इसका हेडिंग है, चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग भारत के लिए एक जीत। राष्ट्रीय गौरव से गूंजने वाले एक ऐतिहासिक क्षण में भारत ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की क्योंकि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष अन्वेषकों में भारत के बढ़ते कौशल को दर्शाती है बल्कि चंद्र परिदृश्य की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में प्रतिभाशाली दिमागों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। परियोजना की शुरुआत से लेकर मिशन के सटीक निष्पादन तक इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने इस महत्वपूर्ण सफलता में योगदान दिया है। उनके अथक प्रयासों ने न केवल राष्ट्र को गौरवान्वित किया बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को बढ़ाया है। जब हम इस उपलब्धि पर विचार करते हैं तो गर्व और खुशी की लहर पर हर भारतीय के दिलों को घेर लेती है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग जटिल वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करने और विजयी होने की हमारी क्षमता को दर्शाती है। इस मिशन में प्रदर्शित तकनीकी कौशल अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वैज्ञानिक समुदाय को मूल्यवान ज्ञान का योगदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र काफ़ी हद तक अस्पष्टीकृत है जिसमें चंद्रमा की भूवैज्ञानिक और खनिज संरचना के बारे में रहस्यों को उजागर करने की क्षमता है। चंद्रयान-3 का मिशन वैज्ञानिक खोज के लिए नए रास्ते खोलना है जो सदियों से छिपे रहस्यों का खुलासा करने का वादा करता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से परे यह सफल चंद्र लैंडिंग भारत के लोगों के बीच एकता और गर्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम चुनौतियों को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जब हम एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं। चंद्रमा की सतह पर लगाए गए तिरंगे झंडे का दृश्य भारत की अदम्य भावना और उज्जवल भविष्य के लिए उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है।
और लास्ट पैराग्राफ है, अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग ने पूरे देश के लिए खुशी का क्षण है। यह भारत की तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक कौशल और अज्ञात का पता लगाने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जैसा कि हम इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, आइए हम चंद्र सतह से निकलने वाले ज्ञान की धन की प्रतीक्षा करें, जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। तो बच्चों, इंग्लिश इलेक्टिव जो आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, इसका कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अब मैंने तीनों पार्ट बता दिया, कंप्लीट बता दिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में ऊपर आई बटन पर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।